with आज का चैप्टर which is your chemical energetics. इसके ऊपर we're gonna do it through two sources. सबसे पहले तो मेरे पुराने नोट्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. And secondly, I'm gonna write some extra चीज़ें and we're gonna solve some practice questions जिसमें आपको proper पता चल जाए कि ये solve करते कैसे हैं. And just like Shifa told yesterday, I'm gonna also start awarding bonus points to those people जो ज़्यादा एक्टिव होंगे क्लास में, जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ दे आर गोना हैव सम एक्स्ट्रा पर्क्स एज वेल. पूरा लीडर बोर्ड बनेगा, यू नो, कंपटीशन इज हेल्दी. अच्छा जी, चॉकलेट. चॉकलेट से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में यार, टेंशन ना लो. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. एक सेकंड, मुझे इसमें से ना पहले वो चूज़ कर लेने दो, पता नहीं कहाँ से आता था. लेजर पॉइंटर, दिस इज इम्पोर्टेंट. यस, सही है. हाँ जी, और वो भी था ना एक. ऑलराइट, सही है. सही है. सबसे पहले मुझे किसी को ये पता है कि एनर्जेटिक्स होता क्या है, या व्हाट इज थर्मल एनर्जेटिक्स, या व्हाट इज बेसिकली एनर्जेटिक्स केमिस्ट्री का क्या बताता है? एनीवन? चलो मैं बता देता हूँ. एनर्जेटिक्स इज बेसिकली द चैप्टर जिसके अंदर यू लर्न अबाउट द एनर्जी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन. फर्स्ट करो, NaOH प्लस HCl का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. अब इसमें जो एनर्जी चेंजेस हो रही होंगी ना, NaCl बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए, इसमें जो एनर्जी चेंजेस हैं, केमिकल एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जीज, हम उसको बेसिकली स्टडी करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद हीट, ठीक है. इसमें सबसे पहली चीज आती है एंथैल्पी. व्हाट इज एंथैल्पी? आपने सुना होगा डेल्टा H एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं. हमने ओ लेवल में भी पढ़ा था एंथैल्पी चेंज क्या होती है, ठीक है. एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी में फ़र्क है, ठीक है. एंथैल्पी इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस. एक चीज में जितनी केमिकल एनर्जी पड़ी है ना, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं. एंड इट इज नॉन मेजरेबल. आप एंथैल्पी को कभी भी किसी तरह भी मेजर नहीं कर सकते. आपने फिजिक्स में ही पढ़ा था कि आप एनर्जी चेंजेस को मेजर करते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट यू कैन नेवर मेजर द एनर्जी. आपको एक किसी चीज़ का एनर्जी कंटेंट कभी मेजर नहीं कर सकते. आपको क्या पता आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, लेकिन अगर आप 10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी. इसी तरह आपके सिस्टम के अंदर आपकी जो केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम पड़ा है, उस सोडियम के अंदर जितनी एनर्जी है वो आपको नहीं पता. दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी. दैट इज द एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस. बट अगर आप उसको एक रिएक्शन में चेंज, आप रिएक्शन उसका कराते हो किसी चीज के साथ, उसमें जो चेंज इन एनर्जी आती है ना, उसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं. यहां तक समझ आई? परफेक्ट. अच्छा, एंथैल्पी चेंजेस के अंदर ना दो चीजें होती हैं. आपने पढ़ा था एक्सो एंड एंडो. एक्सो से याद रखो रिलीज, ठीक है, हीट रिलीज. एक्सो मींस हीट रिलीज, वो एनर्जी चेंज जिसमें हीट एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है. एग्जिट, एग्जैक्टली. एंडो मींस एंटर, और जिसमें आप हीट एनर्जी ले रहे हो. फर्स्ट पर एक पानी का बीकर पड़ा है, ठीक है, उसको अब आप हीट दे रहे हो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, दिस विल बी एंडो. अब आपके पास एक पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ से एवेपोरेट होके गैस में गया, बॉयल होके गैस में बन गया. दिस इज एक्सो, क्योंकि इसने हीट सराउंडिंग्स पे दी है, यहाँ से हीट यहाँ बाहर आई है, हीट रिलीज हुई है, दिस इज एक्सो. लेकिन अगर मैं यहाँ इसके अंदर हीट डालूं, दैट इज एंडो. सही है, समझ आ गई? सही है. अच्छा, एंथैल्पी चेंज को मेजर कैसे करते हैं? एंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं, इसका बेसिक फार्मूला होता है, वो होता है प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप NaCl बना रहे हो, H2O बना रहे हो NaOH से और HCl से, ठीक है. तो जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होगी ना, इसकी आप बॉन्ड एनर्जी निकालोगे, इसको इसकी एनर्जी से माइनस करोगे, तो जो डेल्टा H आता है ना, वो आपका एंथैल्पी चेंज होता है,
ठीक है, इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। एंथैल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। समझ आई? सही है। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी गिवन आउट है, उसमें आपकी एंथैल्पी चेंज होगी नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होती है? देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज्यादा है, तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव होगी इट मीन्स की हीट एनर्जी गिवन आउट, मतलब प्रोडक्ट्स बनने में जितनी एनर्जी लगी है ना वो कम है उतनी एनर्जी से जितने रिएक्टेंट्स को तोड़ने में लगी है। तब आपकी जो एनर्जी होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। ये समझ आया? ये बात समझ आई है? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में भी आप आ जाओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब ये होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होती है? देखो, जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो, ठीक है। इट मीन्स के जितनी एनर्जी चेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में आई है, प्रोडक्ट्स को बनाने में, उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज मोर देन द एनर्जी टेकन इन। जितनी एनर्जी उसने अंदर ली है रिएक्टेंट्स को तोड़ने में, उससे ज्यादा है ये वाली एनर्जी। तब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आया, विच मींस के रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। समझ आई? परफेक्ट। अच्छा, अब इसको ना बताने के लिए जरा बेसिकली इसको समझने के लिए ना हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोफाइल डायग्राम। व्हाट इज एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेसिकली बताती है कि हाउ अ रिएक्शन प्रोसीड्स। रिएक्शन जब आगे जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट्स पड़े हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं। अब इसमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आपने इसको एक बीकर में डाला हुआ है। इस बीकर के अंदर ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, इसकी एनर्जी पहले कितनी थी, फिर किस तरह गुजरी, फिर प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स यूं बने, ठीक है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, इस सब को ना हम एक ग्राफ के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। उसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ये समझ आया? परफेक्ट। अच्छा, मैंने चीज़ बताई थी, फर्स्ट करो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, आपने रिएक्टेंट्स की एनर्जी देखो, आप वहाँ पे वाई एक्सिस पे हमेशा एनर्जी लेवल लिखोगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने हमेशा ग्राफ बनाना है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे, प्रोडक्ट्स नीचे होंगे, ठीक है। और फिर आपने ये हम बना देना है। इस हम को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है। बट क्योंकि हमारी डेल्टा एच नेगेटिव है, क्योंकि हमने देखा कि एक्सोथर्मिक के अंदर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है, तो इसका ग्राफ यूं करके नीचे की तरफ बनता है। और यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जो चेंज इन एनर्जी है ना, दैट विल बी योर एंथैल्पी चेंज। अंडरस्टूड? सही है। एंडो में इसको उल्टा कर दो। एंडो के अंदर हमने पढ़ा, देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली आप एज्यूम करोगे रिएक्टेंट्स की वैल्यू कम होगी, प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ से इसका हम बनाओगे और प्रोडक्ट्स पे आके रुक जाओगे। और जो यहाँ से यहाँ तक ये होगा ना एरो, दिस विल बी योर डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी। ओके, समझ आ गया? सही है। अच्छा, याद रखना ये 3 मार्क्स की डायग्राम आती है। इसमें 3 मार्क्स होते कहाँ हैं? एक होता है आपके एक्सेस का लेवल, एक होता है आपकी एनर्जीज, ये आपने कहाँ रखी है, और जो तीसरा नंबर होता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच, ठीक है। इसलिए आपने ये डायग्राम रट लेनी है, फोटोग्राफिक मेमोरी बना लो इस डायग्राम की, आपको दोनों याद, डॉट टू डॉट ऐसी होनी चाहिए याद। अब इसमें ये हम बनाते हैं, ये हम क्यों बनाते हैं? हम की रीजन है, आपके पास एक सोडियम पड़ा है इधर और एक क्लोरीन पड़ा है इधर, ठीक है। अब जब आप इसका आपस में रिएक्शन कराओगे, आपने एक चीज नोट की थी, हीट रिलीज होती है, ठीक है। हीट रिलीज होती है, हीट क्यों रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसको रिएक्ट कराने के लिए ना आपने एक एनर्जी दी, आपने जो एनर्जी दी ना उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ई ए इज बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? इट इज, मैं बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपके पास फर्स्ट करो दो सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, उनको रिएक्ट कराने के लिए जो आप सबसे छोटी अमाउंट दोगे ना एनर्जी की, खुद सबसे छोटी अमाउंट दोगे ना एनर्जी की खुद रिएक्ट कराने के लिए कि आपस में ये रिएक्ट कर जाएंगे, नए प्रोडक्ट्स बने, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये वो स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको हम एक इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और आपके पास इनके मिडिल के इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। लेकिन ये वो वाहिद एनर्जी है, ये एक वैल्यू होती है एनर्जी की, जहाँ पे आपस में दो सब्सटेंसेस कोलाइड कर सकते हैं, बॉन्ड्स तोड़ सकते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। समझ आया या मैं किसी और तरह समझाऊं? आ गया, परफेक्ट। और याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेट क्योंकि आप एनर्जी देते हो ना, ठीक है, आप एनर्जी देते हो इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए, तो जब आप एनर्जी दे रहे हो टोटल एनर्जी भी तो बढ़ेगी। देखो पहले एनर्जी थी रिएक्टेंट्स की, फिर आपने उनको रिएक्ट कराया आपस में रिएक्शन के लिए उनकी एनर्जी बढ़ गई ताकि बॉन्ड्स टूटे, बॉन्ड्स फॉर्म हो। जब आपने एनर्जी दी तो ये वाली एनर्जी भी तो है ना, तो ये इस वाली एनर्जी के अंदर प्लस हो जाएगी, तो ये टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। तो याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंटेंट होगा वो हमेशा इन दो से ज्यादा होगा, सो इसका हम हमेशा ऊपर आया करेगा। सही है। हाँ, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो तुम एरो बनाओगे ना, दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद रिएक्टेंट्स। जहाँ के रिएक्टेंट्स होंगे वहां से ऊपर आपने बनाना है एरो एक्टिवेशन एनर्जी का। ये देखो ये एक्सो की डायग्राम है, आप रिएक्टेंट्स ऊपर एरो बनाओगे। ये यहाँ पे ये एंडो की डायग्राम है, यहाँ पे भी आप रिएक्टेंट से ही ऊपर बनाओगे। सही है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे 1 मार्क इस पे देता है वो जरूर, B1 मार्क होता है उसका। अच्छा, अब ना एंथैल्पी चेंज ना एक रिएक्शन है, उसमें मुख्तलिफ टाइप की एंथैल्पी चेंजेस होती हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ा है H प्लस प्लस OH नेगेटिव H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा NaOH प्लस H2SO4, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। आपने पढ़ा Na प्लस HCl, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। फिर आपने पढ़ा आप Cl2 को Cl में कन्वर्ट कर रहे हो, ये अलग रिएक्शन होता है। आपने पढ़ा C प्लस O2 CO2 बनाता है, ये अलग रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इन सब की जो एनर्जी चेंजेस होती है ना, उसको हम एक डिफरेंट नाम दे देते हैं। बेसिकली है सेम चीज़, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी वजह से हम इसको एक टिपिकल एक नाम दे देते हैं, एक सब नीश बना देते हैं। एंथैल्पी चेंज इज ह्यूज नीश। तुम जिस तरह हमने किंगडम्स पढ़े थे बायो में, तो समझ लो कि ये किंगडम है, किंगडम मैंने ले लिया है, उसके नीचे मैमल एम्फीबियंस जिस तरह सब नीचेज होती है ना, उस तरह ये सब नीचेज है। समझ आया? सही है। सबसे पहले जो एंथैल्पी चेंज होती है ना, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये आपने ओ लेवल्स में ही पढ़ी थी, विच इज बेसिकली ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, सबसे बेसिक, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसकी आपको ना एक एक की डेफिनेशन पक्की रट लेनी चाहिए। ये डेफिनेशन 2 नंबर की आती है, और मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्सिंग की डेफिनेशन रखी हुई है, तो इनको जरूर याद कर लेना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का मतलब है an enthalpy change when number of moles of reactants shown in a balanced equation react together to form products under standard temperature and pressure। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आपने ये कंडीशंस याद करनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर, इसकी कंडीशंस डिफरेंट है, मैंने यहाँ लिखी हुई है। रूम कंडीशंस क्या होती हैं? आपका टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, pressure is 1 atmospheric pressure, concentration is 1 mole per dm cube, एंड वॉल्यूम इज 24 dm क्यूब। वॉल्यूम का मेनली इसमें रोल आता है, ठीक है, 24 dm क्यूब। लेकिन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है, दैट इज आपका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 dm क्यूब होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ये एक कह लो SI बेस्ड यूनिट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। सही है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या है? एन एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H when number of moles of reactants shown in a balanced chemical equation react together to form products under standard temperature pressure। मतलब क्या है? मतलब ये है कि फर्ज करो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है Ag, अगर हम कह लेते हैं AgNO3 प्लस हम कर लेते हैं Na2SO4, ठीक है।
बल्कि नहीं, हम करते हैं AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। ये आपका बनाएगा AgCl। इसको हम कर लेते हैं Ag की 2 प्लस स्टेट लेते हैं, ठीक है। AgNO3 2 है फर्स्ट करो हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास है NaCl, ये हमारा बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl2, ठीक है। इसको हम बनाएंगे कैसे, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। AgNO3 2 प्लस NaCl, बल्कि Ag वो कर लेते हैं अपना, कौन सा लें, चलो Na2SO4 ले लेते हैं, Na2SO4 और AgNO3 ले लेते हैं, ठीक है। AgNO3 प्लस Na2SO4 Ag2SO4 प्लस NaNO3, और ये 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। Ag भी 2 हो गया, NO3 भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो। इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है? बैलेंस्ड है, परफेक्ट। अब इसमें जो चीज़ है ना वो ये है कि यार अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब आपको वैल्यू की होगी, फर्स्ट करो कि इसकी थी एनर्जी 100 जाउल, ठीक है, इसकी थी एनर्जी 100 जाउल, ठीक है। हमें ये नहीं पता, हमें ये बताया कि AgNO3 की जो एनर्जी होती है ना, AgNO3 की एनर्जी होती है वो होती है 100 जाउल, ठीक है। फिर हमें ये बताया हुआ है Na2SO4 की एनर्जी होती है 100 जाउल। फिर हमें बताया हुआ है Ag2SO4 की एनर्जी होती है 200 जाउल। और हमें बताया हुआ है NaNO3 की एनर्जी होती है 300 जाउल, ठीक है। लेकिन हमने डेल्टा एच निकालना है, वो था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर ये 100 जाउल है ना, तो ये आपसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 200 जाउल हो जाएगा। ये 1 मोल है, ये 100 ही रहेगा। ये 1 मोल है, ये 200 ही रहेगा। ये 2 मोल है, ये 600 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 600 प्लस 200 माइनस प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, 200 प्लस 100, दैट विल बी योर डेल्टा एच। समझ आया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सही है। अच्छा, अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा चीज आती है, वो मैं बताता हूँ। उसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि आप ना पहले आप सिर्फ लेते थे डेल्टा एच, ठीक है। अब आपने ना इसके साथ ये वाला सिंबल लगाना है। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल रहने देते हैं नोट्स, अच्छा वो मैं कर लेते हैं, ठीक है, अभी कर देता हूँ, आगे भी लिखी हुई है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये जो साइन है ना, दिस डिफाइंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो कभी कभी वो आपको कहेगा डेल्टा एच निकालो, ठीक है, या वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड का वर्ड है ना, इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर ये वाला एक चीज लगी हुई है, सही है, ये वाला निशान लगा हुआ है। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आ जाए ना, इट मींस इसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा हुआ है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो अगला अगला अगली इक्वेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। देखो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इट मींस कि मैंने ऊपर निशान लगाया हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ से। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। इसका मतलब है an enthalpy change, यहाँ पे है enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements in standard states under standard temperature pressure, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अपने किसी भी एलिमेंट्स के साथ स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर वो हो, स्टैंडर्ड कंडीशन से कोई एक चीज बने, दैट इज योर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। जिस तरह मैंने नीचे क्वेश्चन लिखी हुई है, देखो आपने बनाना था Na2CO3, ये इसका एक मोल बनाना है, ठीक है। आपने इसके लेने हैं रिएक्टेंट्स Na, C और H2, और ये है O2, ठीक है। Na, C और O2 अलग-अलग, आपने इसके स्टैंडर्ड रिएक्टेंट्स लेने हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स, ठीक है। CO3 नहीं लेना, CO3 तो एक पॉलीटॉमिक आयन है ना, ये नहीं लेना। आपने इसका रिएक्टेंट लेना है। रिएक्टेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, Na है, C है, O है, ठीक है। Na लोगे, C लोगे, O2 लोगे। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, सॉलिड। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, कार्बन की सॉलिड।
O2 की होती है गैस। आप इसको यहाँ से बैलेंस कर लो, ये 2Na है, 2Na, C एक है, O2 दो है, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनती है। इसकी एक और एग्जांपल में अगर तुम लोगों को दिखाऊं, फर्स्ट करो हमने बनाना है Na2SO4, ठीक है। अब हमने बनाना है इसका 1 मोल बनाना है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, डेल्टा HF ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। फॉर्मेशन निकालने की स्टेटमेंट क्या थी? इट इज मेड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो Na रिएक्टेंट है, S रिएक्टेंट है, O2 रिएक्टेंट है। ये सॉलिड होता है, S सॉलिड होता है, ये गैस होता है। ये 2 मोल है, ये 1 है, ये 4 मोल है। दिस विल बी अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। याद रखो इसके स्टैंडर्ड स्टेट्स होनी चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए। समझ आया? सही। आगे आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। डेल्टा HC से इसको डिनोट करते हैं। और याद रखना डेल्टा HC की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। ऑलवेज इसकी वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। Standard enthalpy change of combustion is the enthalpy change when 1 mole of a substance burns in excess oxygen या completely burns to form its products। किसी भी चीज को आप ऑक्सीजन में until the end तक आप उसको burn कर दो ना, और उसमें जो एनर्जी चेंज आती है उसको हम enthalpy change of combustion बोलते हैं। इस तरह ये S है, S को आप O2 से कंप्लीट रिएक्ट कराओगे SO2 बनाने के लिए, CH4 को कंप्लीट रिएक्ट कराओगे CO2H2O बनाने के लिए, एथेनॉल को आप कंप्लीटली बर्न करोगे O2 में CO2H2O बनाने के लिए, कार्बन को कंप्लीटली बर्न करोगे CO2 बनाने के लिए। जब कंप्लीट कंबशन होगी ना, कंप्लीट कंबशन, याद करो हमने ओ लेवल में पढ़ा था, कंप्लीट कंबशन होती है तो H2O एंड CO2 बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इनकम्प्लीट कंबशन में C बनता है जो सूट होता है, या आपका CO बनता है प्लस H2O बनता है, याद है? दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन। जो कंप्लीट कंबशन होती है ना, उसको हम एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन से डिनोट करते हैं। समझ आया? सही है। अगला है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन आपके वक्त में तो इतनी ज्यादा काम नहीं आनी, क्योंकि एएस में से मेनली निकाल दी है, बट मेनली A2 में होती है, बट इट्स गुड टू गेट अ कॉन्सेप्ट। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की एक चीज आपने याद रखनी है, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। समझाता हूँ कैसे। हमेशा बॉन्ड्स ब्रोकन होते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन इज बेसिकली एंथैल्पी चेंज, ये जहाँ डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous atoms are formed from its elements under standard temperature pressure, ठीक है। आप कोई भी चीज एलिमेंट ले लो, फर्स्ट करो मेरे पास है सोडियम है, ठीक है, सॉलिड है। इसको अगर मैं सोडियम गैस में कन्वर्ट करता हूँ ना, दैट विल बी योर डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन। अब ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है? आप देखो सॉलिड से गैस में जा रहे हो, ठीक है, आप एनर्जी गेन करते हो तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट करो N2 है, N2 गैस को आप 2n में n में गैस में कन्वर्ट करो, ठीक है। याद रखो ये 1 मोल बनाना है और ये 1/2 आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो दिस शुड बी योर 1 मोल, प्रोडक्ट आपका हमेशा 1 मोल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे 1/2 से, ताकि 1 मोल आ जाए। ये गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। अब इसका ये n बॉन्ड टूट रहा है ना, n एंड बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड्स आर ब्रोकन। हमने कहा था बॉन्ड्स ब्रोकन जो होते हैं वो हमेशा एंडो होते हैं, तो हमेशा आपकी जो डेल्टा एच एटमाइजेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। समझ आया? सही है। इसी तरह फर्स्ट करो मेरे पास है O2 गैस, ठीक है। इसकी मैंने अगर एटमाइजेशन करनी है, दैट विल बी योर O गैस, और यहाँ पे आप लगा दो कि 1/2। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था ना, इसको आपने तोड़ दिया है और आपने ऑक्सीजन एटम्स बना दिए। दैट इज योर डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन। सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आती है एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एन से, ठीक है। Enthalpy change when 1 mole of water is formed from a reaction between an acid and an alkali। जनरल इक्वेशन याद है, आपने याद की थी न्यूट्रलाइजेशन की, H प्लस प्लस OH नेगेटिव H2O न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब फर्स्ट करो मैं ले लूँ NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, तो जो इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी ना, दैट विल बी योर एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन याद रखना 1 मोल ऑफ वाटर बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ वाटर।
अब फर्स्ट करो मैंने ये वाला रिएक्शन लिया है, लेट्स टेक NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 2 मोल्स, और ये हमारा आंसर अब बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, देखो, और नहीं यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2H2O है ना। फर्स्ट करो हमारे इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंज जो रिलीज हुई है ना, वो ये 300 किलो जॉल। नाउ टेल मी, किलो जॉल मोल नेगेटिव है। नाउ टेल मी, इज दिस द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या नहीं? टोटल एनर्जी चेंज जो आया वो 300 किलो जॉल पर मोल है। इज दिस एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या नहीं? नो, क्यों नहीं है यान? 2 मोल्स ऑफ H2, शाबाश, तुम्हारे ब्राउनी पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं, गुड आंसर। 300 किलो जॉल मोल पर एनर्जी चेंज आ रहा है ना, कि 2 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर आ रहा है। हमने कहा एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म, तो 300 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 150 किलो जॉल पर मोल। दिस विल बी योर एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, समझ आया? परफेक्ट। अच्छा, अब आती हैं एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशंस। ये मैं खुद आपको कराऊंगा, हम नोट से नहीं करेंगे। इसमें ना 2-3 चीजें हैं आपने याद करना है, कैलकुलेटिंग। अब जरा गेटिंग टू सीरियस वर्क, हाउ टू, पहले तो आपको डेफिनेशंस याद करानी थी ना। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, ठीक है। इसके 2 स्टेप्स हैं। एक आपका होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आता है मेनली P3 में, बट समटाइम्स P1 एंड P2 में भी आता है, ठीक है। एंड सेकंड इज योर हेस लॉ, ये P1 एंड P2 में आता है, P3 में कभी नहीं आता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से जब आपने डेल्टा H निकालनी होती है ना, आपने याद रखना है कि डेल्टा H इज ऑलवेज Q/N। Q क्या है? Q इज द एनर्जी या स्लैश हीट, एनर्जी मतलब हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। आपने 2-3 पहले फॉर्मूले याद करने, फिर आपको इनका समझाता हूँ, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू Q/N। सेकेंड चीज जो होती है वो आपकी होती है Q इज इक्वल टू माइनस MC डेल T, ठीक है। ये हमने फिजिक्स में ओ लेवल में पढ़ा था। बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के थ्रू हमारा एनर्जी निकालने का होता है। ये आपकी हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी मास ऑफ जो सॉल्वेंट होता है इसमें वो आता है, ठीक है। अच्छा, एन याद रखना, एन इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी सिर्फ याद करो, समझाता हूँ सही तरीके से, क्वेश्चन की थ्रू समझाऊंगा। दिस इज योर स्पेसिफिक heat capacity of liquid and this will be a change in temperature, ठीक है। याद हुए फॉर्मूले अभी तक? मैं 2 मिनट देता हूँ, याद कर लो इन सबको, ओके। याद हो जाए तो चैट में लिख देना, और इनकी मतलब भी आपको याद होना चाहिए। हो गए, परफेक्ट। अच्छा, अब इसको ना, इसके थ्रू निकालने के लिए ना तीन तीन चीजें होती हैं। देयर आर 3 मेथड्स, 3 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, ठीक है। पहले हम करते हैं मेथड 1 जिसमें आपके पास है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। बल्कि 2 मेथड है, सॉरी, 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। फर्स्ट करो, हमारे पास है जिंक प्लस CaCO3 का रिएक्शन, ये सॉलिड है,
ये हमारे पास है एक्वस, हमने बनाना है ZnCO3, नहीं सॉरी ये हमारा आ जाएगा, इसको नहीं 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 ZnSO4 कर लेते हैं, प्लस H2SO4, ठीक है, क्या आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ये हमारे पास आ जाता है एक्वस, ये आ जाता है एक्वस, ये आ जाता है गैस, ठीक है। फर्स्ट करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 1 ग्राम ऑफ जिंक इज एडेड टू 50 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब H2SO4, ठीक है। वो कह देते हैं कि टेम्परेचर चेंज जो आया है ना इन द रिएक्शन इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो कह देते हैं, नहीं इसको कर लेते हैं टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कह देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर was 30 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2SO4 is 1 ग्राम 1 जाउल ग्राम -1 केल्विन -1, ठीक है। कैलकुलेट द डेल्टा H। अब इसको निकालने के स्टेप्स हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आज लोगों को समझाता हूँ इसको, ये वाला मेथड पहले करते कैसे, ठीक है। आंसर देखो, सबसे पहले तो हमने निकालना है, याद करो हमने कहा था कि Q इज इक्वल्स टू माइनस MC डेल T, ठीक है। यहाँ पे मैथ जो आएगा वो सॉल्वेंट का आएगा, ठीक है। मैथ्स आप क्या लोगे, मैथ्स आपको पता है, नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमेशा एक स्टेटमेंट साथ लिखी होती है, ना लिखी हो तो याद रखना, एज्यूम 1 ग्राम ऑफ mass इज इक्वल्स टू 1 cm क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, याद रखना। ये चाहो स्टेटमेंट लिख के देते हैं, या आपको वैसे याद होनी चाहिए कि ये केमिस्ट्री का रूल है कि वो 1 cm क्यूब वॉल्यूम को ना 1 ग्राम ऑफ मास के इक्वल ले लेता है। अब यहाँ बताओ मैथ्स क्या आएगा, जरा मुझे इनपुट दो आज जरा, यहाँ क्या मैथ्स आएगा, माइनस 50, शाबाश 50। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का मैथ्स लेना था ना, तो यहाँ 50 cm क्यूब था, दिस 50 cm क्यूब विल बी इक्विवेलेंट टू 50 ग्राम्स, तो आप यहाँ पे लोगे -50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1, ठीक है। अब डेल टी, अब आपने एक चीज नोट करनी है, देखो यहाँ पे है केल्विन के अंदर, यहाँ पे है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, याद रखना चेंज इन टेम्परेचर आप सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, आप जरा निकालो, 50 माइनस 30 कितना होता है 20, लेकिन अगर आप 50 प्लस 273 माइनस 30 प्लस 273 कर रहे हो, तब आंसर क्या निकालो, क्या आएगा 20, एग्जैक्टली आपका 273 कैंसिल हो जाता है, तो बेस आप डिग्री सेल्सियस में माइनस करो या केल्विन में माइनस करो, आंसर सेम आएगा। तो डोंट वरी, कंफ्यूज ना हो जाना कि अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस है यहाँ केल्विन है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है तुम लोगों का 20। अच्छा अब ये बताओ, नॉर्मली पता है क्या होता है, अगर तो आपका टेम्परेचर राइज है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यू की वैल्यू विल बी नेगेटिव। अगर टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है, क्यू की वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अब या तो आप ये माइनस अभी ना लिखो, ठीक है, आप डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर करो, बाद में देखो माइनस है या प्लस। लेकिन एज एन एग्जाम टिप जो मैंने सॉल्व किया था, मैं जिस तरह करता था कि मेरा आंसर कभी गलत ना हो, मैं इसको हमेशा माइनस MC डेल्टी लिखता था। पता है क्यों लिखता था, मैं लेता था चेंज इन टेम्परेचर को फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब फर्स्ट करो मेरा फाइनल टेम्परेचर है 50, इनिशियल टेम्परेचर है 30, मैं लेता हूँ माइनस क्यू इक्वल टू माइनस MC डेल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फर्स्ट करो, 1 1 1 वैल्यू, क्यू इक्वल टू -1 × 1 × 20, देखो 50 माइनस 30 20 होता है ना, तो क्यू इक्वल टू -20 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि एक्सो है, जो कि टेम्परेचर राइज हुआ 30 से 50 गया, हमें कंफर्म हो गया।
अब फर्स्ट करो ये डिक्रीज हो रहा है 30 से 20 पे जा रहा है, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है -10। अब अगर मैं इसको लूँ -mc∆T, ठीक है, -1 × 1 × -10, माइनस माइनस कैंसिल, Q इज इक्वल्स टू 10 आ जाता है, इंक्रीज, ठीक है, तो इसका मतलब है एंडो। अब टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज को मैं नहीं देख रहा, मेरा आंसर प्लस माइनस में आ गया, सो मुझे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के थ्रू मुझे सोचना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली एंडो या एक्सो हो गया। समझ आया ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था? परफेक्ट। तो हमेशा -mc∆T ले लो, उसका तरीका ये है कि उससे आपको ना सोचना नहीं पड़ता है एंडो या एक्सो, आपका एंड में आंसर या माइनस होगा या पॉजिटिव होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। अब जरा इसका Q की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, -1000। अच्छा, अब ये -1000 जाउल्स है या किलो जाउल है, खुद सोचो। ये तो जाउल्स में होगा बिल्कुल, ठीक है। अब याद रखो, आपकी जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं ना, जो वो मांगता है कि आप निकालो डेल्टा एच निकालो, दैट इज ऑलवेज इन किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है, हमेशा किलो जॉल्स पर मोल में होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला फॉर्मूला है ना एन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एन इंटू 1000 कर दो, उसकी वजह है देखो, अब ये जाउल है, इस जाउल को आप किलो जॉल में करोगे तो आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, ठीक है, तो क्यू कितना आ गया -1 किलो जॉल, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू Q/N। अब यहाँ पे तुम पहले से किलो जॉल में कन्वर्ट करो या n इंटू 1000 कर दो, एक ही बात नहीं है। यप, सेम थिंग एग्जैक्टली। अच्छा, अब n निकालना है, ठीक है, n क्या है, n मुझे जरा कोई रिमाइंड कराएं, n क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस चीज के, ऑफ व्हाट, ऑफ सोल्यूट, एग्जैक्टली। सोल्यूट क्या है हमारा, जिंक है, देखो जिंक सॉलिड था, ये सोल्यूट है। तुम पहले मोल्स ऑफ जिंक निकालोगे, n ऑफ Zn, ठीक है, कितना था 1/mr, निकालो कितना आ रहा है, mr कितना होता है जिंक का, मेरे ख्याल से 64 होता है, 0.0153, ठीक है। अब आप डेल्टा एच निकालोगे, इट विल बी 1/0.0153, कितना आंसर आ रहा है, ये -1 है, -1 -65.35 है ना। अब इसको राउंड कर दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, याद रखो आपका आंसर हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, -65.4, ठीक है, 3 एसएफ में होना चाहिए, किलो जाउल मोल -1, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। समझ आई किया कैसे ये क्वेश्चन? अब माइनस है, इट मींस कि क्वेश्चन एक्सोथर्मिक था। एक सेकंड, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैं क्वेश्चन था कि लाइक 1/64 किया है, तो उसको वापस जब 1 की वैल्यू करेंगे तो वापस 64 नहीं आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, 1/64 तो मोल्स है ना, ठीक है, ये तो मोल्स आए हैं, ये तो n है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। हाँ वैसे तुम्हारा आंसर ठीक है, तुम कैलकुलेटर पे डालोगे तो आंसर वापस वही आना चाहिए, या वापस 64 ही आया ना मेरा? 64 ही आना चाहिए। हाँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू -64 किलो जॉल पर मोल, समझ आया? सही है। अब इसका ना एक और तरीका होता है, दिस इज बेसिकली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का तरीका, ठीक है। ये सवाल आपके P2 में भी आएगा, P1 में कम कम आता है, P3 में बहुत ज्यादा आता है। सेकंड इज टू सॉल्यूशंस रिएक्टिंग टुगेदर, ठीक है। इसको अगर अब मैं लूं, ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, अच्छा इसमें अंदर थोड़ी सी चीज़ करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि 50 cm³ of 1 mole per dm³ NaOH reacts with 100 cm³ 1 mole per dm³ HCl, calculate a number of moles of NaOH involved in reaction। ठीक है। पार्ट बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह रहा हूँ, चेंज इन रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल पर मोल, assuming specific heat capacity of water। आज अब जरा प्रॉपर सवाल करते हैं ना, is 4.18 joule kg -1 Kelvin -1 and change in temperature is equals to 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। ठीक है। अब जरा पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर ए। जरा मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन्वॉल्वड इन रिएक्शन कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स का रिएक्शन हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। सॉरी NaOH छोड़ो, इसको करते हैं HCl। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन्वॉल्वड इन रिएक्शन। HCl के बताओ, HCl सॉरी HCl के मुझे बताना। जी यान, यान आपका माइक अनम्यूट हुआ है। सही है। Can someone tell me the answer? क्या होगा? नहीं, that is very wrong। ये मुझे पता था, ये पहले ही मैंने भी गलती की थी। ये जब मैंने AS में पहली दफ़ा सवाल किया था ना, मैंने सेम यही मिस्टेक की थी। देखो, यस 0.05, शाबाश, रोशान के ब्राउनी पॉइंट्स हैं। या देखो, इसका ना तरीका है, सबसे पहले आप बनाओ इक्वेशन। याद रखो, ए लेवल्स में फर्स्ट अप यू ऑलवेज नीड टू मेक योर इक्वेशन। NaCl प्लस H2O, ये 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है। NaOH के मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.1। HCl के मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.05। अब बेशक आपने 50 cm³ इंटू 1 मोल पर dm³ NaOH लिया है और 100 cm³ इंटू 1 मोल पर dm³ HCl लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें से रिएक्ट तो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये 0.05 है, ये 0.1 है। ठीक है, रिएक्ट तो इसमें सिर्फ 0.05 कर सकते हैं ना, क्योंकि एक वक्त आएगा कि इसके 0.05 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, पीछे 0.05 एक्सेस रह जाएंगे। ठीक है, तो जो इन्वॉल्व इन रिएक्शन है वो 0.05 होंगे, क्योंकि ये जो है ये आपका NaOH है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और HCl एक्सेस में। डू यू अंडरस्टैंड? ये 1 नंबर का सवाल आता है, आपके P2 के अंदर आएगा। अब आज से प्रैक्टिस करना ना, इसके बाद जाके यू सी क्या आएगा। ठीक है, आया समझ? परफेक्ट। अच्छा, पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी पे सबसे पहले निकालने के लिए हमने क्या किया था? हम सबसे पहले तो याद रखो, ये दोनों एक्व सॉल्यूशंस हैं या नहीं है? हैं। इसका मतलब है कि वाटर में डिसॉल्व है या नहीं है?
है, सही है। अब है, सबसे पहले हम जब इसमें मैथ लेंगे Q इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल टी, Q निकालने के लिए, ये मैथ क्या होगा, किसी के पास आइडिया है? नहीं, द मैथ विल बी 150। बताऊं क्यों? जब भी आप ये वाला मैथ्स लोगे ना और आपके पास दो सॉल्युबल सॉल्यूशंस है, याद रखना द mass ऑफ बोथ सॉल्युबल सॉल्यूशंस विल बी एडेड टुगेदर। हमने कहा था कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सीएम क्यूब, ठीक है? ये 50 सीएम क्यूब है, 100 सीएम क्यूब है, दोनों सॉल्युबल सॉल्यूशंस हैं, टोटल मास 150 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर पहले मैंने डाला हुआ था 50 सीएम क्यूब NaOH, ठीक है? इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऊपर से 100 सीएम क्यूब HCl, ठीक है? ये टोटल कितना वॉल्यूम हो गया इसका? 150 हो गया ना, टोटल मास भी 150 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे याद रखो आपका जो मास होगा दैट विल बी 150। सी आप वाटर की डालोगे, क्यों वाटर की डालोगे? क्योंकि वाटर के अंदर ये दोनों डिसॉल्व हुई हुई चीजें, ये सारी चीजें वाटर में डिसॉल्व है ना, एक बीकर के अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो ये 4.18 हो जाएगा, ठीक है? चेंज इन टेम्परेचर कितना है? इंक्रीज था, ये 30 आ गया। इंक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो 30 है। अगर तो ये डिक्रीज कहता तो ये -30 होता, सही है? अब क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा कोई निकाले। हाँ मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, देखो तुम्हारे पास ये बीकर है, ठीक है? इस बीकर में हमने डाला हुआ था 50 सीएम क्यूब NaOH, ठीक है? इसके ऊपर से मैंने डाला 100 सीएम क्यूब HCl, ये इतना बड़ा बीकर हो गया। इस पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया? 150 सीएम क्यूब। अच्छा ये बताओ इसमें कोई चीज सॉलिड है? ये सारा पानी में डिसॉल्व है? हाँ जी, व्हेन बोथ आर एक्वस, ये दोनों सॉल्यूशंस एक्वस हैं। जब भी दोनों सॉल्यूशंस एक्वस होंगे ना, और हमने ये आपको अजम्पशन याद है ना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सीएम क्यूब, अजम्पशन याद है? यस। अब जब दोनों सॉल्यूशंस एक्वस होंगे और टोटल वॉल्यूम कितना आया है 150 सीएम क्यूब, तो इसका मास कितना होगा? अब समझ आया? परफेक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम वाटर की लेंगे, वाटर की क्यों लेंगे? क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशंस एक्वस और पानी में डिसॉल्व हैं, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी टेकन ऑफ वाटर। अब जरा मुझे क्यू की कोई वैल्यू निकाल के दे। 6270 -6270 जाउल्स, ठीक है? हमने किलो जॉल पर मोल पे निकालना है, ठीक है? पहले हम लिख लेते हैं, यस, शाबाश, मोल्स भी दोनों के ऐड होंगे, वही मैं अभी समझाने लगा था। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू ओवर एन होता है, ठीक है? क्यू ओवर एन इंटू 1000, डेल्टा एच इज इक्वल टू -6270 ओवर n ऑफ NaCl प्लस n ऑफ ये अपना NaOH और HCl इंटू 1000, ठीक है? लेकिन आप ये लोगे मोल्स, क्योंकि रिएक्ट इतने हुए हैं, आप 0.1 मोल नहीं लोगे, ठीक है? तो आपका आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू -6270 ओवर 0.05 प्लस 0.05 इंटू 1000। समझ आया? क्योंकि ये जो 0.05 है ये तो अनरिएक्टेड है ना, आपने रिएक्ट कितने कराए? 0.05 इसके रिएक्ट कराए, 0.05 इसके रिएक्ट कराए, टोटल कितने आ गए? 0.01, 0.15 नहीं होंगे, 0.01 होंगे। अब जरा मुझे बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है? -62.7 किलो जाउल पर मोल। समझ आया है क्वेश्चन? परफेक्ट। दीज वर द टू मेथड्स जो आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है? अब आ जाते हैं हेस लॉ के ऊपर।
किसी को पता है हेस लॉ की डेफिनेशन क्या होती है? हेस लॉ की डेफिनेशन आती है किसी को? The total enthalpy for a chemical reaction is the same no matter how many steps is carried out. हाँ, regardless of the route. बेहतर definitions है ना कि दोनों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, but the Cambridge वाली जो accepted है ना वो यही है कि the total, इसको आज हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, को लेट्स कौन सा कलर लें, ग्रीन लेते हैं. The total enthalpy change of a chemical reaction is the same independent of the, ये independent या no matter the route in which it proceeds. डेफिनेशन है तो बड़ी गंदी, लेकिन इसको समझना है. समझना कैसे, मैं समझाता हूँ. समझना ऐसे है कि यार देखो, फर्स्ट करो मैं लेता हूँ, हमारी बेसिक यही चीज़ होती है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O. ठीक है, यहाँ पे हमारी आ जाती है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Na, इसके रिएक्टेंट्स क्या हैं? Na है, Cl है, O है, H है, यही रिएक्टेंट्स है ना. ठीक है, अब इससे हम ये बना सकते हैं, इससे हम ये बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना. ठीक है, अब ये डेल्टा एच फॉर्मेशन है, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल गिवन है. ठीक है, अब मैं रिएक्शन को यूं प्रोसीड करूं, या मैं रिएक्शन को यूं प्रोसीड करूं, या मैं रिएक्शन को यूं प्रोसीड करूं. ठीक है, ये यूं जा रहा है, ये यहां से घूम के इधर आ रहा है, या यहां से यहां जा रहा है. तीनों तरीकों से कहीं से भी जा रहा है. बेशक आपका रूट ये पूरा साइकिल है, बेशक आपका रूट ये यूं है, बेशक आपका रूट ये यहां से यहां है. जो टोटल डेल्टा एच की वैल्यू होगी ना, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टोटल डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, दैट विल ऑलवेज बी द सेम. समझ आया? बेसिकली हेस लॉ का मतलब ये है. सही है. अच्छा, इसमें ना दो टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं. कैम्ब्रिज घुमाता बहुत है. ठीक है, वो आपको काफी सारी एंथैल्पी चेंज दे देगा, फिर घुमा देगा, फिर कभी बॉन्ड एनर्जी दे देगा, उससे घुमा देगा. ठीक है, लेकिन ये दो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अगर आपने ये याद कर ली ना, 90% क्वेश्चन इससे आता है. ठीक है, सॉल्व करनी आनी चाहिए. और आपने याद कुछ नहीं करना कि फलां इस प्लस, काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, आप अकेडमीज जाओगे ना, बेशक अभी आप क्लास भी जाओगे अपने कॉलेज की भी, ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, रटवा देते हैं. जब रिएक्टेंट्स इस तरह हो, आपको फॉर्मेशन गिवन हो, कंबशन गिवन हो, कहेंगे -2 इंटू डेल्टा एच एफ प्लस 2 इंटू डेल्टा एच सी, इस तरह घुमाते रहेंगे, रट्टा लगवाएंगे. बेटा उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, ये मैट्रिक नहीं चल रहा, ये ए लेवल से, ए लेवल से आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. फर्स्ट करो, यही वाली इक्वेशन है हमारी. ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन है. ठीक है, हमें उसने ये कहा है कि कैलकुलेट डेल्टा एच आर. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये कैम्ब्रिज के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ. ठीक है,
from the following data: delta HF NaOH 100 minus 100, delta HF HCl plus 300, delta HF NaCl माइनस 5000। ठीक है, याद रखना जो आपके पास जब भी डेल्टा एच एफ वाली इक्वेशंस हो ना, यू विल, यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूं, जब भी सिर्फ आपको डेटा दिया हो जिसमें डेल्टा एच एफ गिवन है, ठीक है, यू विल ओनली यूज द रिएक्टेंट्स दैट आर एक्वस। ठीक है, ये सिर्फ एक्वस के लिए। एक्वस से मुराद ये कि ये एक्वस है, ठीक है, ये एक्वस है, ठीक है, ये एक्वस है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड। अब ये लिक्विड है ना, ठीक है, दे देता है इसकी भी, नहीं नहीं नहीं, लिक्विड लिक्विड एक्वस एंड लिक्विड, एक्वस एंड लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड है। और यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन जो है H2O की, दैट इज 300, नहीं 500 कर देते हैं, चलो 500, और ये सारी किलो जॉल पर मोल के अंदर, किलो जॉल मोल -1, किलो जॉल मोल -1, किलो जॉल मोल -1, किलो जॉल मोल -1। ठीक है, जो सॉलिड्स होंगे ना, यहाँ बड़ा बड़ा नोट लिख देता हूँ, यू विल नेवर इंक्लूड solids in your calculations। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, अब हमने इसका डेल्टा एच आर निकालना है, ठीक है, हमें डेल्टा एच एफ की बने। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रिएक्टेंट्स लिखने हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा Na यूज हो रहा है, ठीक है, Na यूज हो रहा है, फिर हमने देखा ऑक्सीजन यूज हो रहा है, फिर हमने देखा हाइड्रोजन यूज हो रहा है, फिर हमने देखा Cl यूज हो रहा है। ठीक है, आप यहां से देखो, इन सब से आप Na भी बना सकते हो, HCl भी बना सकते हो, एक एरो आप लगा दो इस तरफ। ठीक है, फिर आपने ये देखा है इन चार चीजों से आप NaCl भी बना सकते हो, एक एरो आप बना दो इस तरफ। ठीक है, इन रिएक्टेंट्स के थ्रू जब आप ये चीज बनाओगे, दैट इज योर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, है ना। आप रिएक्टेंट से एक चीज बना रहे हो, वो आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती। यस, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो एंथैल्पी चेंज NaOH की कितनी थी, -100। ठीक है, HCl की कितनी थी, 300, NaCl की कितनी थी, -5000, वाटर की कितनी है, 500। ठीक है, हमें डेल्टा एच आर निकालना है ना। अच्छा, याद रखना जब आप विद एरो जाओगे ना, विद एरो आपकी इंथैल्पी चेंज प्लस में रहेगी, लेकिन जब आप ऑपोजिट जाओगे ना तो साइन इनवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स ओ लेवल्स वाली मैथ्स में याद है, जब हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर में अगर हम इस वेक्टर यूं जा रहे हैं, उस वेक्टर की वैल्यू थी 700, ठीक है, इस तरफ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी के ऑपोजिट अगर जाओगे तो -700 नहीं हो जाएगी। इसी तरह अगर ये वेक्टर की वैल्यू है, ये है -500, तो ये वेक्टर की वैल्यू 500 नहीं हो जाएगी। पढ़ा था ना। ठीक है, इसी तरह इसमें भी जब आप अगेंस्ट द एरो जाओगे ना, अगेंस्ट द एरो, ठीक है, अगेंस्ट द एरो जाओगे ना तो इसकी वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी। पहले मुझे ये बताओ इसकी टोटल कैलकुलेशन कितनी आ रही है, -100 + 300 कितना आ रहा है। HCl, ठीक है, यह रहता है 200, यह रहता है डेल्टा HF NaCl, यह रहता है डेल्टा HF H2O। अब इसका मुझे बताना, यहाँ पे टोटल डेल्टा HF की सम्स कितने आ रहे हैं, 4500 आ रहे हैं ना। ठीक है, हमने डेल्टा एच आर निकालना है। हमने ये कहा था कि अब आप इसको यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट, आंसर सेम नहीं रहता, सेम रहता है ना। एक चीज याद रखनी है, अब हमने निकालना है क्या, डेल्टा एच आर, ठीक है, हमने इस एरो की वैल्यू निकालनी है ना।
ये एरो समझ लो ये आपका रिजल्टेंट एरो है। इसको निकालने के लिए आप करोगे क्या, आप इसकी टेल से शुरू होगे, ये इसकी टेल है, ठीक है, इसके साथ साथ जितने एरोज आते जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ घूमोगे 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 जब तक आप इसके हेड तक नहीं पहुंच जाते। समझ आया? ठीक है, हमने ये निकालना है ना, है ना। जिस एरो को हमने फाइंड करना है ना, आप उसकी टेल से अपना रूट शुरू करोगे। हेस लॉ कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। जिस एरो से आपने निकालना है आप उसकी टेल से शुरू करोगे अपना रूट, आप रूट लेते जाओगे, सारे एरोस के थ्रू गुजरते जाओगे गुजरते जाओगे, ये एक एरो हमने गुजारा, ये एक एरो हमने गुजारा, ये एक एरो हमने गुजारा, और हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। हेड तक पहुंच गए हम, इस एरो के हेड तक पहुंच गए, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है कि डेल्टा एच आर जो आपका है ना, ठीक है, डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू, ये 200 वैल्यू थी ना, अब ये, अब आप अगर यहां से यहां जाओगे तो आप अगेंस्ट एरो जा रहे हो या नहीं जा रहे? ये एरो इधर है, आप इधर जाओगे ना, अगेंस्ट एरो जाओगे ना। हाँ, तो इसकी आंसर, इसका इसकी वैल्यू -200 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप विद एरो जा रहे हो तो इसकी वैल्यू 4500 ही रहेगी, -200 प्लस 4500, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर। समझ आया? इस तरह आप हेस लॉ को यूज करते हो, ठीक है। NaCl की वैल्यू क्या थी? NaCl की वैल्यू थी -5000, जो हमने नीचे लिखी हुई है। तो -4500 ही -5000, हाँ -4500, सॉरी -4500 है, ये -4500 है, तो कितना आ गया? -4700, या वो माइनस साइन भूल गया था। समझ आया ये क्वेश्चन? सही है। अब इसी की भी तुम लोगों को एक और एग्जांपल कराता हूँ। इस एग्जांपल में चक्कर ये है कि ना आपके हमारे मोल्स डिफरेंट हो जाते हैं। अब बताता हूँ। फर्स्ट करो, ये इक्वेशन है Na2SO4 प्लस AgCl, ठीक है, NaCl प्लस Ag2SO4, और ये 2NaCl हो जाएगा, 2AgCl हो जाएगा। सही है। पहले मुझे ये बताओ, ये सारे सॉल्यूशन सॉल्युबल हैं या नहीं है? सॉल्युबल है ना, एवरीथिंग इज सॉल्युबल। एक्वस लिख दो, एक्वस लिख दो, एक्वस लिख दो, एक्वस लिख दो। फिर हमें इसने बताया हुआ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो है Na2SO4 की, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूँ आज। डेल्टा एच आर जो है, ठीक है, कि हमें गिवन है डेल्टा एच आर ऑफ द रिएक्शन जो है वो है हमारा 6000, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 जो है ये हमारे पास गिवन है 5500, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है ये हमारे पास गिवन है 300। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ag2SO4 जो है ये हमारे पास गिवन है -400। हमें उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AgCl, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तरीका क्या था, अगर आपके पास फॉर्मेशन गिवन हो आपने क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे अपने एलिमेंट्स लिख लेने हैं, NaSOAgCl, ये आपके सारे एलिमेंट्स है, राइट। इससे आप ये भी बना सकते हो, इससे आप ये भी बना सकते हो, है ना। अच्छा आप मुझे क्या बताओ, डेल्टा एच आर की हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन थी? 6000, ठीक है।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास Na2SO4 की वैल्यू कितनी गिवन है? ये 1 मोल है, राइट? 1 मोल है ना? और HF हमेशा, HF मुझे बताओ डेल्टा HF फॉर्मेशन कितने मोल्स के लिए होती है? फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी चेंज हमने बताया था कितने मोल्स के लिए होती है? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए होती है ना? तो ये हमारे पास आ गया 500, ठीक है, प्लस हाँ आगे क्या निकालना है? हमने निकालना है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AgCl, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको 2 × ΔHF ऑफ AgCl नहीं लिखेंगे? सही है। यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaCl बन रहे हैं, तो ये 300 × 2 नहीं हो जाएगा? हाँ, और Ag2SO4 का 1 मोल है, ये -400 हो जाएगी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इसका रूट, अगर हम ये वाला एरो लें, ठीक है, हमने निकालना तो ये है, लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसके यहां से यहां तक चले जाएं, ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन इससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आप ढूंढोगे अच्छा मैं इसको प्लस कर लूं, इसको कर लूं, इस तरह। चलो ये वाला तरीका पहले कर लेते हैं, आसान तरीका, ठीक है। हमने निकालना क्या है? हमने ये एरो निकालना है ना। इस एरो की हमें पूरी वैल्यू तो नहीं पता, राइट? हमें ये नहीं पता, हमने ये निकालना है, हमें इस एरो की पूरी वैल्यू तो नहीं पता ना। इस एरो को निकालने के लिए हम इसकी टेल से शुरू करेंगे, घूम के इसके हेड तक आएंगे, ठीक है। समझ आया? सही है। अब आप यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 500 प्लस 2 × ΔHF ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू, अब मुझे ये बताओ, ये विद एरो जा रहा है ना, यहाँ से आप घूमोगे, ये विद एरो जा रहे हैं ना। इसको आप छोटा सा बना लिया करो, मैं तो लास्ट में हमेशा बना लेता था। ये है ना, ये यूं जाएगा, ठीक है। छोटा सा एरो बना लिया करो, इसका फायदा होता है, ठीक है। ये कितना आ रहा है? ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मुझे इसकी टोटल वैल्यू बताना जरा। 200, ठीक है, 200। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ पे हम अगेंस्ट एरो नहीं जा रहे, इस एरो के अगेंस्ट नहीं जा रहे, है ना। तो ये -6000 हो जाएगी, राइट? अब आप इसको रीअरेंज करो, तो ΔHF ऑफ AgCl क्या होगी? 200 -6000 -500 डिवाइडेड बाई 2, है ना। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड योर ΔHF ऑफ AgCl। समझ आया? हाँ, ये आपके ना पूरे ASK में अभी से बता रहा हूँ, सबसे गंदे तरीन और मुश्किल तरीन सवाल होते हैं, बट दैट दिस वाज द इजीएस्ट फार्मूला जिसके थ्रू मैंने यहाँ से सॉल्व किए थे। अभी तक ये मेथड आसान लगा है तो बताओ, अब मतलब क्वेश्चन समझ आया, पल्ले पड़ा है? हाँ, अच्छा, अब इसमें एक और इसकी आती थी चीज। अच्छा, ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, ΔHR जो होती है, हमने क्या कहा था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की होती है ना, है ना। बस इसके बाद आखिरी में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद खत्म। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की होती है ना, है ना। इसीलिए याद रखो, जब आप यहाँ पे ΔHF की वैल्यूज भी डाल रहे होगे ना, मेक श्योर कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो, ठीक है। जिस तरह अभी हमने बैलेंस की है, याद रखना, हमेशा मोल्स के थ्रू मल्टीप्लाई करना। ये 1 मोल के लिए होता है, तो याद रखो, हमें 2 मोल करना था तो मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक और हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन। फर्स्ट करो, हमें गिवन है कि, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल पढ़ लेते हैं वापस। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ठीक है। कैलकुलेट ΔHR when ΔHC of NaOH is equals to -600, ΔHC of HCl is equals to -300, ΔHC of NaCl is equals to -6000, ठीक है।
इसमें एक चीज मैं आपको अब नोट लिखवा दूं, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। H2O and CO2 are not involved in calculations when using डेल्टा HC की वैल्यूज। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आगे पास गिवन है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है। मुझे ये बताओ, एक चीज हमने पढ़ी थी, जब भी कोई चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो, कंप्लीटली कंबस्ट हो वाट ऑक्सीजन के अंदर, तो वो क्या बनाती है? H2O and CO2। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है H2O and CO2। ठीक है, यहाँ तो समझ आया? अच्छा, अब NaOH को कंबस्ट करोगे तो भी H2O CO2 बनती है, और HCl को कंबस्ट करोगे तो भी H2O CO2 बनती है ना? आप यहाँ से एरो इस तरफ बना दो, क्योंकि आप इससे ये चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप NaCl को कंबस्ट करते हो तो भी H2O CO2 बनेगी, है ना? यहां से आप एरो इस तरफ बना दो। अब अगर आपने डेल्टा HR कैलकुलेट करना है, आप इसकी टेल से शुरू करोगे, आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, इधर आ जाओगे। ठीक है, हमने निकाला NaOH की कितनी वैल्यू थी, -600, प्लस HCl कितनी थी, -300, NaCl की कितनी थी, -6000। अब अगर हम डेल्टा HR कैलकुलेट करेंगे, जरा इसकी मुझे टोटल वैल्यू बताना कितनी आ रही है। -900 हो जाती है ना, और ये -6000, है ना? तो दिस विल बी -900 प्लस 6000, क्योंकि आप यहाँ पे अगेंस्ट एरो जा रहे हो। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? सही है। ये कितना आ जाता है, 5100। ये आपका है सेकंड मेथड, जब आपको कंबशन गिवन हो। लेकिन इसमें भी आपने याद रखना है, आपने मोल्स को बैलेंस करना है। ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद छुट्टी। हमारे पास एक चीज है, ठीक है, हम कह देते हैं C2H5OH रिएक्ट कर रही है, नहीं इसको हम कर लेते हैं, सही है, C2H6 प्लस, तो नहीं सही है, ऐसे ही रहने देते हैं, C2H5OH प्लस, सोचने तो कौन सी इक्वेशन बनाऊं इसमें बैलेंसिंग भी करनी पड़े। हम्म 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 ये ले लेते हैं, चलो। 2C2H5COOH will form, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, 2C4H10COOH प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट करो, यहाँ पे डेल्टा HC आपको गिवन है C2H5OH का -300, डेल्टा HC आपको गिवन है C2H5COOH का -500, डेल्टा HC आपको गिवन है C4H10COOH का -4000। ठीक है, हमने निकालना है डेल्टा HR। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका होगा, ये हमारा आ जाता है डेल्टा HR। सबसे पहले वही चीज़ है, आप यहाँ पे लिखोगे CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको कंबस्ट करोगे तो भी यही बनता है, इसको कंबस्ट करोगे तो भी यही बनता है। अच्छा, C2H5OH कितनी है, -300 है,
प्लस C2H5COOH, इसके 2 मोल्स है ना, ठीक है, तो ये 2 × -500 नहीं हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 × -4000 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आप रूट बनाओ, आपका रूट इस टेल से शुरू होता है, यूं शुरू होता है, यूं आता है ना, आप इसको यूं बनाओ, इसका रूट यूं बनता है, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे इट विल बी, किस कलर से करें, मजे का ये लेते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू -300 प्लस 2 × -500, ठीक है। अब आप अगेंस्ट एरो जा रहे हो, तो ये हो जाएगा प्लस 2 × 4000, समझ आया। इस तरह आप डेल्टा एच आर की वैल्यू निकाल लेते हो। These are basically the two examples जिसके थ्रू आपके मेनली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब वो कभी आपसे इसकी वैल्यू निकलवा लेगा, कभी इसकी वैल्यू निकलवा लेगा, कभी इसकी निकलवा लेगा, कभी डेल्टा एच आर निकलवा लेगा, कभी ये निकलवा लेगा, ठीक है। होती एक ही चीज़ है, बस उसको घुमा फिरा के दे देता है। आपको बस अपने एरोज बनाने चाहिए और एक फार्मूला याद रख लेना है, आपने हमेशा एरोज इस तरह बनाने हैं कि आपका एक पूरा साइकिल बने, और जब भी साइकिल बनेगा जो एरो निकालना है उसकी टेल से शुरू करना है, उसके हेड तक आना है, प्लस माइनस करना है, इक्वेशन को बैलेंस रूल करना है, मोल्स रूल बैलेंस करने हैं, वैल्यूज को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई जरूर करना है, कि 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। साइकिल इस तरह बनाना है कि एक एक चीज से एक एक चीज बन रही हो, ठीक है। आपकी मतलब इक्वेशंस, आप मतलब आपने साइकिल इस तरह बनाना है कि आपकी ना हर चीज इंटरलिंक्ड हो। कभी कभी कह देता है कि यहाँ NaOH है, ठीक है, ये NaNO3 बना रहा है, यहाँ पे उसने जो है NH3 बनाया था, इसने यहाँ से NH3 बनाया था, इसने NH3 यहाँ बनाया था, फिर आपको पता होना चाहिए कि इसने NH3 यहाँ बनाया था, उस तरह बनाया था। आपने हर चीज का साइकिल पूरा बनाना है, और एक के जिस एरो को निकालना है ना उसकी टेल से शुरू होना है, जितने एरो आते जाए घुमा के उसके हेड तक आ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखो, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 का देता है, यहाँ 2 का देता है, तो आज का आंसर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, फिर इसका आंसर आप 1 से ही रहने दोगे। हमेशा बैलेंस योर इक्वेशंस, साइकिल बनाना है, टेल से शुरू करना है, हेड तक आना है, वहां पे साइंस का जरूर ख्याल रखना है। इसमें सारी गेम साइंस की है और आपकी उसकी है, बाकी आप कहाँ से सॉल्व हो जाएगा। द लास्ट थिंग जो इसमें आती है, जो आपने ओ लेवल, जो लास्ट चीज जिसमें आती है ना, वो आज मैंने पढ़ाई नहीं क्योंकि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी भी है, बेसिक रिवीजन है। कि फर्स्ट करो, वो कहते हैं कि आपका ये C2H4 है, ठीक है, वो कंबस्ट करता है ऑक्सीजन में टू फॉर्म CO2H2O, ठीक है। वो कहते हैं इसको डेल्टा एच आर निकालो। CH बॉन्ड वैल्यू जो है 430 आपको गिवन होती है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड वैल्यू आपके पास 420 गिवन होती है, और OH बॉन्ड वैल्यू आपके पास 320 गिवन होती है। हमने ओ लेवल में किया था, जैसे क्विक रिवीजन। तो आप, मैंने पता इसका आसान फार्मूला क्या रखा हुआ था, आसान फार्मूला मैंने ये रखा हुआ था कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, H, ठीक है, O2 ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। नहीं, O2 की वजह में दी हुई है वैल्यू, फर्स्ट करो उसने हमें कहा हुआ है कि जी आपका O डबल बॉन्ड O बॉन्ड वैल्यू जो है वो 300 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके बॉन्ड्स बना दूंगा पूरे, O डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा COO प्लस OH, ठीक है। हमने डेल्टा एच आर निकालना है। एक चीज़ हमने ओ लेवल में पढ़ी थी कि डेल्टा एच आर क्या होता है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है, याद है ना, पढ़ा था। तो अब आप इसको कर लो कि प्रोडक्ट्स क्या हैं इसके, 2 × C डबल बॉन्ड O प्लस 2 × OH माइनस रिएक्टेंट्स क्या है, 4 × CH प्लस O डबल बॉन्ड O का 1 है। आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, CH को उठा के इधर डाल दो, C डबल बॉन्ड O को उठा के इधर डाल दो, OH का जो बॉन्ड है इधर डाल दो, और O डबल बॉन्ड O का बॉन्ड है इधर डाल दो। ये याद है ना, हमने ओ लेवल में पढ़ा था, ये सही तरीके से कराऊं। हाँ, बस ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, मेरे अपने CI में ही आया था। तो बस ये इसकी लास्ट चीज़ है, ये ओ लेवल वाली चीज़ A लेवल में भी है। द न्यू थिंग वाज हैश साइकिल एंड वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। खैर, अगर आज अभी तक कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बताओ, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। हाँ, okay. चलो, यही है पूरे एनर्जेटिक्स का टॉपिक। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। कोई क्वेश्चन समझ ना आए, सेंड इन द ग्रुप चैट, तो अभी हम इकट्ठे इसको मिलके सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़।